हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो चैप्टर 3 है, टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। अब ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या? कई सारे बच्चे कमेंट में ये लिखकर चले जाते हैं कि सर मेरे एग्जाम में, मेरे बोर्ड एग्जाम में, मेरे स्टेट के एग्जामिनेशन में एमसीक्यू तो पूछा ही नहीं जाता है। और सही बात है, एमपी में तो एमसीक्यू पूछा नहीं जाता। तो वैसे बच्चों के लिए जिसके एग्जाम में एमसीक्यू नहीं आ रहा है, कैसे इंपॉर्टेंट है? तो आपको मैं बता दूं कि अब फार्मेसी में समय बदल रहा है, लगातार सारी चीजें चेंज हो रही हैं। और एग्जिट एग्जाम नाम का वर्ड आपने सुना होगा। जो एग्जिट एग्जाम होगा वो एमसीक्यू बेसिस पर होगा। तो चाहे आपके एग्जाम में एमसीक्यू आए ना आए, एग्जिट एग्जाम तो एमसीक्यू में होना है और क्वेश्चन यही सब रिलेटेड रहेंगे इसी सिलेबस से। तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर फर्दर अगर आप अलग अलग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने के लिए अलग अलग वैकेंसी में अप्लाई करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फाइट करते हैं, तो वहां पे भी क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में ही मिलेगा। और बता दें कि डिप्लोमा सिलेबस से ही क्वेश्चन आते हैं, है ना, डी फार्मा के सिलेबस से ही। तो आपके पूरे डी फार्मा सिलेबस के यदि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जिट एग्जाम ही नहीं आपका क्लियर होगा, साथ ही साथ आप अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फाइट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे एम्स, रेलवे, डीएसएसबी, ईएसआईसी, अलग अलग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां की फार्मासिस्ट की लगातार वैकेंसीज देखने को मिलती है और काफी अच्छा पे मैट्रिक्स भी रहता है, यानी सैलरी ठीक ठाक रहती है। तो इसलिए एमसीक्यू से घबराइए नहीं और एमसीक्यू पर जितना हो सके उतना फोकस करिए। और मेरा मानना है, व्यक्तिगत तौर पर मैं यह मानता हूं कि एमसीक्यू या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को करने से जो भी चीजें आपको माइंड में डायरेक्टली कंसेप्ट क्लियर होता है या फिर याद होता है, और उन चीजों को यदि आंसर राइटिंग के दौरान थियोरेटिकल में लिखते हैं और उसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं तो आंसर की सुंदरता बढ़ जाती है। और जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करता है, उसके लिए वो आंसर अट्रैक्टिव बन जाता है ना, पॉइंट वाइज आंसर लिखने से। इससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तभी आप पॉइंट वाइज लिख पाएंगे, है ना, जिससे क्या होगा, मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो हर तरीके से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एमसीक्यू को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसी प्रकार से डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कंप्लीट सिलेबस हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर पर से डाउनलोड करिए और वहां फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कोर्स को परचेज करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। और वहां पर लगातार आपको अभी से ही एग्जिट एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है और साथ ही साथ आपको फार्मेसी का सिलेबस जो थ्योरेटिकल है वो तो पढ़ाएंगे, साथ साथ एग्जिट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करेंगे ताकि सिंगल अटेम्प्ट में एग्जिट एग्जाम को क्रैक कर पाए और अपने रजिस्ट्रेशन को करवा के अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुंच पाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका, टिश्यू मीन्स, टिश्यू क्या है? तो आपको जैसा कि मैं बता रहा हूं कि टिश्यू क्या होता है, तो सेल्स के ग्रुप, कोई ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना, कुछ ऐसे कोशिकाएं आपस में एकत्रित हो जाती हैं जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन लगभग समान होता है, उसको टिश्यू कह देते हैं। तो शर्त यह है कि ग्रुप ऑफ सेल तो रहेगा लेकिन उस ग्रुप में जितने भी सेल हैं सबका स्ट्रक्चर और फंक्शन लगभग समान होना चाहिए, यानी कि कार्य और उसकी संरचना जो है वो लगभग मिलती जुलती होनी चाहिए, तो वो टिश्यू कहला जाएगा। ठीक है, तो टिश्यू मीन्स क्या हो जाएगा, सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन स्ट्रक्चर। कॉमन स्ट्रक्चर मतलब एक जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए और फंक्शंस भी रिलेटिवली लगभग, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन लगभग थोड़ा बहुत मिलता जुलता होना चाहिए, तब उसको हम लोग टिश्यू कह देंगे। ठीक है, और मैं बता दूं कि टिश्यू की स्टडी को बायोलॉजी में जो आपको कहते हैं वो क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यू बना किससे होता है, तो ग्रुप ऑफ सेल, सेल्स के इकट्ठा होने पर वैसे सेल्स जिसका की स्ट्रक्चर और फंक्शन लगभग समान है वो टिश्यू बन जाता है। फिर टिश्यू से क्या बनता है बताइए, सेल से तो टिश्यू बनता है, ये तो याद रहना चाहिए, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, आपके अलग अलग बॉडी का ऑर्गन जो है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से पूरे बॉडी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से एक ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी बॉडी बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज, पहले ही बताया कि स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी मतलब क्या हुआ, टिश्यू यानी उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी ऑप्शन में, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फंगाई का अध्ययन, कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बच्चा बताइए, सेल का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन। ईटियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो क्या कहते हैं, कारण, काउजेज ऑफ डिजीजेस, काउजेज ऑफ डिजीजेस, बीमारी के कारण के बारे में पढ़ते हैं किसके में, ईटियोलॉजी में। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, एडिपोज टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ डैश टिश्यू। एमपी फार्मासिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एडिपोज टिश्यू, अब इससे अच्छा क्या चाहिए आपको, अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस आपको मैं करवा रहा हूं। एडिपोज टिश्यू किस टिश्यू के एग्जांपल्स हैं? जैसा कि आपको पता होगा कि टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू।
अब सबके क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने हैं, जो कि मैंने पढ़ा रखा है थ्योरेटिकली ऐप पर बहुत अच्छे तरीके से। एडिपोज टिश्यू, जो हमारे पेड क्लासेस के बच्चे होंगे वो तुरंत आंसर करेंगे। एडिपोज टिश्यू है वो किस टिश्यू का एग्जांपल है? तो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है ना, कनेक्टिव टिश्यू का। एडिपोज टिश्यू का एक और नाम क्या होता है? फैटी टिश्यू होता है। क्या होता है? फैटी टिश्यू होता है। और ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू, एक होता है व्हाइट एडिपोज टिश्यू, है ना। क्वेश्चन ये भी आता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो होता है वो किस में पाया जाता है? बेबी में। बेबी मतलब न्यू बॉर्न बेबी, नवजात शिशु में, है ना, जो नया नया बच्चा जन्मा है, छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। और व्हाइट एडल्ट में पाया जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है वो एडल्ट में व्हाइट होते चले जाता है, जैसे जैसे बड़ा होता है व्हाइट होते चले जाता है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है ब्राउन का? तो ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू हीट जनरेट करता है। क्या करता है? हीट जनरेट करता है, जिससे कि छोटे बच्चों को ठंडा कम लगता है, और जितना ज्यादा बूढ़ा रहेगा उसको ठंडा उतना ज्यादा लगेगा। आप अक्सर देखे होंगे कि बूढ़ो लोग जो होता है वो लगभग कम ही ठंडा में टोपी, हर समय टोपी और लाठी लेके चलते हैं, चादर एगो ओढ़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है वो सब कन्वर्ट होकर एडल्ट में आ चुका है, व्हाइट में कन्वर्ट हो चुका है। और व्हाइट एडिपोज टिश्यू हीट प्रोवाइड नहीं करता है, बहुत कम करता है, ठीक है। तो ये जो एडिपोज टिश्यू है वो एग्जाम्पल है किसके? कनेक्टिव टिश्यू के। एडिपोज टिश्यू दो टाइप्स का होता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू और व्हाइट एडिपोज टिश्यू। बी फॉर ब्राउन, बी फॉर बेबी। बी फॉर ब्राउन, बी फॉर बेबी। बेबी में न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी मतलब नए नए जो बच्चे जन्म लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा ब्राउन एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं, और एडल्ट में व्हाइट एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट ऑफ द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि बॉडी को प्रोटेक्शन और सपोर्ट देने का काम करता है? तो आपका जो प्रोटेक्शन है, सपोर्ट देने का काम करता है, वो कौन सा करता है? मेनली कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत ही आपका है ब्लड, बोन, कार्टिलेज। जो बोन है आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है ना, स्ट्रक्चर, सपोर्ट, सब कुछ देने का काम कर रहा है। तो ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिम्फ, एडिपोज टिश्यू, टेंडन, लिगामेंट, सब कुछ तो कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है लगभग, है ना। मोस्ट एबंडेंट टिश्यू अगर क्वेश्चन आ जाए हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा है, तो वो भी कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब सबका फंक्शन देख लीजिए। एपिथेलियल टिश्यू का मेनली फंक्शन मैं यहां लिख देता हूं, कवरिंग करना, कवरिंग ऑफ इंटरनल एंड आउटर बॉडी कवरिंग। मतलब आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन या फिर अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स का कवरिंग करने का काम करता है। मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट का काम करता है, मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू में आपके क्या क्या आ जाते हैं? ब्लड, बोन, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू, टेंडन, लिगामेंट, ये सारी चीजें क्या है आपके कनेक्टिव टिश्यू में, जो कि अटैचमेंट, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट ये सब प्रोवाइड करता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर कनेक्टिव टिश्यू ट्रांसपोर्ट कैसे प्रोवाइड कर रहा है? तो कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड है, और ब्लड पता है ना आपके बॉडी के अंदर गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ब्लड के माध्यम से तो करता है। स्टोरेज सर कैसे कर रहा है? तो ब्लड में जो कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत ये एडिपोज टिश्यू है, और एडिपोज टिश्यू फैटी टिश्यू यानी फैट को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है ना। और जो आपका अटैचमेंट, सपोर्ट वगैरह देता है वो बोन वगैरह देता ही है, तो इस तरीके से। और नर्वस टिश्यू आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय नर्व इंपल्स कंडक्शन, नर्व इंपल्स कंडक्शन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो नर्वस टिश्यू कंट्रोल करती है। ये फंक्शन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडिपोज टिश्यू इन न्यू बॉर्न इज कॉल्ड। ईएसआईसी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नए बच्चे में जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें कौन सा एडिपोज टिश्यू पाया जाता है? बहुत देर पहले, कुछ देर पहले ही बताए थे। एडिपोज टिश्यू कौन सा? दो टाइप्स का होता है, एक ब्राउन होता है, एक व्हाइट होता है। तो कौन सा बेबी में पाया जाता है? तो न्यू बॉर्न में ब्राउन वाला पाया जाता है, तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू। और ये क्या करता है? हीट इंसुलेटिंग का काम करता है। कहता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू इज द मेजर साइट फॉर थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस, थर्मो मतलब हीट का फॉर्मेशन करता है इन द न्यूबॉर्न बेबी, एंड स्पेशली प्रोमिनेंट इन मेमेलियन फीटस। जो मेमेलियन फीटस होते हैं उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव फास्टेस्ट सेल डिवीजन। इसमें क्या है, कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसमें कि सबसे तेजी से सेल डिवीजन होता है? तो वो है एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि ये कवरिंग का काम करता है ना, आउटर कवरिंग और इनर कवरिंग। सबसे ज्यादा मेनली आपका सेल डिवीजन जो होता है फास्टेस्ट, वो एपिथेलियल टिश्यूज में होता है। स्ट्रेटेड वॉलंटरी मसल्स आर, बताइए कौन सा ऐसा मसल्स है जिसको कि स्ट्रेटेड और वॉलंटरी कह सकते हैं? इससे आपको एक कांसेप्ट सीखना पड़ेगा, फिर आप बना लेंगे। जो मस्कुलर टिश्यूज है बॉडी में वो तीन टाइप्स के होते हैं, क्या क्या? स्केलेटल मसल टिश्यूज, स्मूथ मसल टिश्यूज और कार्डियक मसल टिश्यूज। जो स्केलेटल है, नाम से पता चल रहा है स्केलेटल है, मतलब आपके हड्डियों से जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे कि स्केलेटन से, जैसे हाथ पैर की मांसपेशियां वगैरह है, वो स्केलेटल मसल्स हैं। ये क्या होती है? वॉलंटरी होती हैं। अब वॉलंटरी वर्ड कौन सा नया बला है, आप लोग मन में सोच रहे होंगे। तो वॉलंटरी मतलब होता है ऐच्छिक क्रिया, यानी आपके कंट्रोल में। मेरा मन हुआ तबड़ा थप खींच के दे दिए, या फिर हुआ ना, अब मान लीजिए रोड पे चल रही है कोई, उसको हम आंख मार दिए, तो आंख का मसल्स क्या है? हम देखें, मेरे कंट्रोल में था, आंख का मसल्स कंट्रैक्ट कर गया, है ना। तो क्या हुआ? और उसका भी हाथ चलता है, उसका भी हाथ का मसल्स क्या है? स्केलेटल मसल है, वो भी आके एक थाप धर दी।
तो क्या हुआ कि ये सब वॉलंटरी एक्शन है, जो भी मसल्स आपके शरीर के आपके कंट्रोल में है तो वॉलंटरी है, ठीक। अब ये वॉलंटरी है। अब इनवॉलंटरी क्या होता है, जैसे स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होता है, कहां पे ऐसा पाया जाता है, तो आपको हम बोलेंगे जो आपका आंत का मांसपेशियां है या फिर स्टोमक का मांसपेशियां है या फिर पेनक्रियाज का मांसपेशियां है, उसको बोलेंगे जैसे तैसे करने के लिए अपने मन के अकॉर्डिंग। होगा क्या, नहीं, वो अपने आप ही होता है, वो एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है कि नहीं। तो ये स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होते हैं। और कार्डियक मसल्स कहां पाया जाता है, तो कार्डियक मसल्स आपके दिल में पाया जाता है, ये भी तो इनवॉलंटरी है भाई। आपको हम कह देंगे दिल के धड़कन को रोक दीजिए, तो क्या रोक दीजिएगा, नहीं रोक पाइएगा, वो हार्ट बीट जितना करना है वो करता ही है अपने हिसाब से, तो इनवॉलंटरी होता है, ठीक। याद रखिएगा दूसरा चीज की स्ट्रिएशन, लाइनिंग पाया जाता है, धारीदार, जैसे इसमें दिख रहा होगा एकदम लाइनिंग 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 दिख रहा है, तो ये स्ट्रिएटेड होता है। ये क्या होता है, स्ट्रिएटेड मतलब लाइनिंग लाइनिंग है। इसमें देखिएगा एकदम प्लेन प्लेन दिख रहा होगा, एकदम प्लेन, तो ये नॉन स्ट्रिएटेड होता है, स्ट्रिएशन प्रेजेंट नहीं होता। और ये इसमें भी देख रहे होंगे ऐसे ऐसे दिख रहा होगा धारियां, तो स्ट्रिएटेड होता है, ये भी स्ट्रिएटेड होता है, ठीक, समझ गए, ये भी स्ट्रिएटेड होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बातों को, इससे आपका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कह रहा स्ट्रिएटेड वॉलंटरी मसल्स आर, स्ट्रिएटेड वॉलंटरी मसल, स्ट्रिएटेड होना चाहिए और वॉलंटरी होना चाहिए, तो वॉलंटरी मतलब ऐच्छिक होना चाहिए। तो देखिए स्ट्रिएटेड भी है और वॉलंटरी भी है, कौन सा, स्केलेटल मसल्स। अगर स्मूथ मसल्स की बात करेंगे तो ये तो वॉलंटरी है नहीं, इनवॉलंटरी होता है, और स्मूथ नाम ही है तो इसमें क्या लाइनिंग लाइनिंग होगा, नहीं, तो नॉन स्ट्रिएटेड होता है। तो क्या पूछ रहा है, स्ट्रिएटेड एंड वॉलंटरी मसल्स क्या हो जाएगा, स्केलेटल मसल्स हो जाएगा, क्या, स्केलेटल मसल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अब वही चीज उल्टा कर दिया, स्केलेटल मसल्स आर, स्केलेटल मसल क्या होता है, स्ट्रिएटेड होता है, जी हाँ स्ट्रिएटेड तो होता है, लाइनिंग लाइनिंग होता है, इनवॉलंटरी होता है, नहीं भाई ये तो वॉलंटरी होता है, क्योंकि हड्डी से जुड़ा हुआ मांसपेशियां जितना भी है वो ऐच्छिक क्रिया के अकॉर्डिंग चलता है। स्ट्रिएटेड होता है, जी हाँ, वॉलंटरी भी होता है, यस, तो आंसर हो जाएगा बी, 8 का बी, ठीक है। नौवां, ओरिजिन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज, मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन क्या है, तो आपका जर्म लेयर 3 होते हैं, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और इंडोडर्मल। आपके अलग अलग टिश्यूज किस लेयर से जर्म हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पर पहले बता देता हूँ फिर आंसर बताइए। 4 प्रकार के टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है वो तीनों जर्म लेयर से हो सकता है ओरिजिनेट, एक्टोडर्मल भी, मेसोडर्मल भी और इंडोडर्मल भी। लेकिन जो मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि इसको बीच में रखे हैं तो ये मेसोडर्मल होता है, और नर्वस टिश्यू जो होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिनेट वाला होता है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन क्या है, तो आंसर हो जाएगा मेसोडर्मल, और मेसोडर्मल क्या है, ओनली 2 वाला ऑप्शन हो जाएगा, ओनली 2, तो सी आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन इज द फंक्शन ऑफ, बताइए किस टिश्यू का फंक्शन है मूवमेंट कराना और लोकोमोशन कराना। एम फॉर मूवमेंट, एम फॉर मस्कुलर टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज का मेनली फंक्शन होता है क्या, मूवमेंट करवाना, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का क्या है, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, स्टोरेज वगैरह देना, ट्रांसपोर्ट वगैरह। एपिथेलियल टिश्यू की बात कर लेंगे तो कवरिंग करना, प्रोटेक्शन देना। नर्वस टिश्यू का नर्व इंपल्स का कंडक्शन कराना, ठीक है। Which of the following is its example of simple epithelium tissue? Simple epithelium tissue के कौन से एग्जांपल है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, भाई नर्वस टिश्यू में चला जाएगा। कोलुमनर एपिथेलियम, जी हाँ, आपको जब पढ़ाया गया होगा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, ये 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल जिसमें कि क्यूब के आकार का होता है, सिंपल कोलुमनर जो लंबा लंबा होता है, सिंपल स्क्वैमस जो कि चपटा चपटा होता है ना, इस प्रकार से। तो वही सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के एग्जांपल कौन से, तो यही है कोलुमनर और एपिथेलियम, है ना। सिंपल एपिथेलियम का खास बात है कि ये सिंगल लेयर्ड होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करता है और ये अच्छे तरीके से अरेंज्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच एपिथेलियम है आर सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स एंड लोकेटेड इन वॉल ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होता है, पतली पतली जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसको कैपिलरीज कहते हैं, सबसे पतली वाली। उसमें जो ब्लड वेसल्स के, ब्लड कैपिलरीज के जो वॉल्स पर पाया जाता है वो कौन सा एपिथेलियम है, तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है, याद रखिएगा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और कैपिलरी में पाए जाने वाले सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को एक और नाम दिया जाता है इंडोथेलियम सेल्स, क्या, इंडोथेलियम, क्या, इंडोथेलियम। वही बोल रहा है, Which of the following is present in the lining of alveoli and endothelium, बताइए इंडोथेलियम मतलब क्या, कैपिलरीज के ब्लड वेसल्स में जो पाए जाते हैं सेल्स, या फिर एल्वियोलाई में जो कौन सा पाया जाता है, एपिथेलियम। तो आंसर हो जाएगा क्या, सिंपल एपिथेलियम आंसर हो जाएगा। और इसको डिटेल में बात करेंगे तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ सेल विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर स्ट्रक्चर्ड इनटू। ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहेंगे जिसका कि स्ट्रक्चर और फंक्शन लगभग समान हो जाए, तो उसको टिश्यूज कह देंगे। ये क्वेश्चन तो काफी इजी था। नेक्स्ट है, द मसल्स दैट इज लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ हॉलो इंटरनल ऑर्गन, हमारे बॉडी का जो हॉलो इंटरनल ऑर्गन जैसे स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, पेनक्रियाज हो गया, इसमें कौन से मसल्स होते हैं, तो ये इनवॉलंटरी हैं तो स्मूथ मसल्स होते हैं। हमारे हार्ट में कौन सा मसल्स होता है, तो कार्डियक मसल्स होता है।
फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू, इसमें से कौन सा ऐसा सेल है जो कि कनेक्टिव टिश्यू में नहीं पाया जाता है? एडिपोसाइट, फैटी टिश्यूज है, ये पाया जाता है। कॉन्ड्रोब्लास्ट जो कि कार्टिलेजिनस फॉर्मिंग सेल है, कार्टिलेज को बनाने वाला सेल, ये भी पाया जाएगा। केराटिनोसाइट ये नहीं पाया जाएगा। ऑस्टियोब्लास्ट ये भी पाया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या बोला? नॉट सेल इन कनेक्टिव टिश्यू, ये एपिथेलियम टिश्यू का पार्ट हो जाता है। आपका जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो बोन फॉर्मिंग सेल होता है, ये भी आपके कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। नेक्स्ट है एपिथेलियल सेल्स दैट सिक्रीट म्यूकस, वैसे एपिथेलियल सेल जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं उसका नाम क्या है? तो उसको हम लोग गॉबलेट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉबलेट सेल कहते हैं। तो एपिथेलियल सेल दैट सिक्रीट एबल टू मेक म्यूकस, उसको हम लोग गॉबलेट सेल कहते हैं। ये कैप शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, इसमें म्यूकस यानी चिपचिपा द्रव्य को पैदा करने का क्षमता होता है। द यूटेराइन ट्यूब इज लाइंड विथ, जो यूटेराइन ट्यूब मतलब क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में जो लाइनिंग होती है वो किसके द्वारा होती है? तो सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम होता है, याद रखिएगा। वहां पर लंबी लंबी इस प्रकार से कोशिकाएं होती हैं और उसके ऊपर हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है जो कि ओवम, नॉन मोटाइल ओवम को ओवरी के पास से एम्पुला रीजन में ये फेलोपियन ट्यूब में पहुंचाता है ताकि फर्टिलाइजेशन प्रॉपर हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है स्मूथ मसल टिश्यू इज, स्मूथ मसल टिश्यू क्या होता है? अंडर द कंट्रोल ऑफ विल यानी वॉलंटरी, हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग। नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, इनवॉलंटरी। तो आंसर हो जाएगा नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चल सकता है स्मूथ मसल्स। रिदमिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ, रिदमिसिटी किसका प्रॉपर्टी है? तो बताइए, रिदमिसिटी जो कार्डियक मसल्स का प्रॉपर्टी है, क्योंकि कार्डियक मसल्स जो है ना एक रिदम में काम करता है। आपका हार्ट बीट लगभग 70 से 75 बार है तो लगभग उसी बीट में चलते रहेगा जब तक आप नॉर्मली सोए बैठे हैं। जब आप ज्यादा काम वाम करेंगे, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर देंगे, तब भले आगे पीछे हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है द टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर कवरिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड एक्सटर्नल टिश्यू इज कॉल्ड, वो टिश्यू जो कि इंटरनल ऑर्गन को और एक्सटर्नल टिश्यूज को कवर करने का काम करता है वो कौन सा है? तो एपिथेलियल टिश्यूज है। क्या आंसर? एपिथेलियल टिश्यूज है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिथेलियम इज आल्सो नोन एज यूरोथेलियम, कौन सा एपिथेलियम को यूरोथेलियम भी कहते हैं? यानी यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर में पता ना 400 से 500 ml यूरिन होता है, उसके बाद वो स्ट्रेच हो जाता है कि आपको सिग्नल आ जाता है कि नहीं अब यूरिन पास आउट करना है। तो वहां पे जो स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम के कारण होती है, और ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाया जाता है किसमें? यूरिनरी ब्लैडर वगैरह में, इसीलिए इसका नाम एक और है यूरोथेलियम। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। इसी प्रकार से आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है और कुछ कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स को विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, पूरा सिलेबस, लाइव क्लासेस डेली चल रही हैं वो भी मिल जाएगा, जिसमें कि लाइव सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा, ई बुक पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, लाइव चैट बाइलिंगुअली। और बुक मंगाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा तैयार किए हुए फर्स्ट ईयर के एग्जाम गाइड को भी मंगवा सकते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, आप अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है। और यदि इंटरेस्टेड है तो प्ले स्टोर पे जाइए और उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, देन ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए और स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको कोर्स दिख जाएगा फर्स्ट ईयर एंट्रेंस एग्जाम, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं आप एनरोल कर सकते हैं। अगर एनरोलमेंट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा सुबह 8 लेकर के शाम के 6 बजे तक। हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करने का प्रयास करेगी और किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत ना हो ये हम लोग यथासंभव प्रयास करते रहते हैं। ठीक है। और किसी प्रकार का कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वो भी लिख सकते हैं, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन आती रहती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज का ये क्लास, आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ही जाइएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।